जरा सोचिए, उम्र महज 16 साल और एक ही साल के अंदर पूरा परिवार बिखर जाए। वो सिंहासन जिसकी कभी चाहत नहीं थी, अब एक जिम्मेदारी बन जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये है भारत के एक महान सम्राट हर्षवर्धन की असली दास्तां। सकलोत्तरापथीश्वर मतलब सारे उत्तर का स्वामी। ये कितना बड़ा टाइटल है। उस जमाने में जब महान गुप्त साम्राज्य ढह चुका था और भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, तो ऐसा कौन हो सकता था जिसने ये उपाधि हासिल की हो। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। वो एक ऐसा दौर था जब भारत में राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। एकता तो जैसे एक सपना बन चुकी थी। लेकिन इसी माहौल में एक ऐसी शक्ति का उदय होने वाला था जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। और मजे की बात यह है कि ये शक्ति एक नौजवान था जिसकी अपनी कहानी ही एक भयानक ट्रेजेडी से शुरू हुई थी। तो ये महान शासक कोई बहुत अनुभवी योद्धा नहीं था, वो था सिर्फ 16 साल का एक लड़का, हर्षवर्धन। उसे कभी राजा बनना ही नहीं था, लेकिन किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि उसे सीधे सिंहासन पर आकर बैठना पड़ा। एक साल, सिर्फ एक साल के अंदर क्या क्या नहीं हो गया। पिता की मौत, माँ का सती हो जाना, बहन का बंदी बनना और फिर बड़े भाई का धोखे से मारा जाना। पूरा का पूरा पुष्यभूति राजवंश जैसे खत्म होने की कगार पर आ गया था और सारी जिम्मेदारी अब इस टीनेजर के कंधों पर थी। और बस इन्हीं शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। जब मुख्यमंत्री भांडी ने ये कहा तो दुख में डूबे हर्षवर्धन ने अपने आंसू पोंछे और तलवार उठा ली। कह सकते हैं कि यही वो पल था जब एक राजकुमार असल में एक शासक बन गया। और एक राजा के तौर पर उनका पहला काम क्या था? कोई जंग लड़ना नहीं, कोई राजनीतिक चाल नहीं, बल्कि अपनी बहन को बचाना। एक बेहद पर्सनल मिशन। वो अपनी बहन को ठीक उस वक्त बचाते हैं जब वो सती होने के लिए चिता पर बैठने वाली थीं। बहन तो बच गई, लेकिन अब हर्ष का अगला लक्ष्य बिल्कुल साफ था, अपने परिवार की मौत का बदला लेना और अपने बिखरे हुए राज्य को फिर से एक साम्राज्य बनाना। पर हर्ष सिर्फ ताकत के जोर पर जीतने वाले राजा नहीं थे, वो बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने मिलिट्री पावर और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी का एक कमाल का बैलेंस बनाया। एक तरफ दुश्मन शशांक को घेरने के लिए असम के राजा से हाथ मिलाया, तो दूसरी तरफ वल्लभी के राजा को हराने के बाद भी उसे अपना दोस्त बनाए रखा। ये उनकी दूर की सोच को दिखाता है। उनकी आर्मी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा लगाइए। पैदल सेना में करीब 1 लाख सैनिक। लेकिन असली ताकत तो कुछ और ही थी। उनके 60,000 युद्ध हाथी। उस जमाने में ये न्यूक्लियर वेपन की तरह थे। इसी ताकत के दम पर उन्होंने पूरे उत्तर भारत पर अपना दबदबा कायम कर लिया। तो एक के बाद एक जीत हासिल करते हुए हर्ष का विजय रथ पूरे उत्तर भारत में दौड़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन हर ताकत की एक सीमा होती है, और हर्ष की सीमा तय हुई नर्मदा नदी के किनारे। ये लाइनें सीधे ऐहोल शिलालेख से ली गई हैं, जिसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि ने लिखा था। ये इतिहास में हर्षवर्धन की इकलौती बड़ी हार का सबूत है। इसी हार ने उनके दक्षिण की तरफ बढ़ते कदमों को हमेशा के लिए रोक दिया और उनके साम्राज्य की बाउंड्री तय कर दी। तो अब जब साम्राज्य की सीमाएं तय हो चुकी थीं, हर्ष का ध्यान युद्ध से हटकर शासन चलाने और संस्कृति को बढ़ावा देने पर गया। उन्होंने एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया जो शांति और समृद्धि ला सके। उनका प्रशासन देखिए कितना व्यवस्थित था। उन्होंने मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से सीखते हुए एक बहुत ही कुशल मंत्री परिषद बनाया। इसमें अवंती जैसे मंत्री थे जो युद्ध और शांति के मामलों को देखते थे, तो सिंहनाद सेना को कमांड करते थे। मतलब एक पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड सरकार। और इतनी बड़ी सरकार चलती कैसे थी? पैसे कहाँ से आते थे? आय का जो मेन सोर्स था वो था भाग नाम का लैंड टैक्स, और ये टैक्स उपज का सिर्फ छठा हिस्सा होता था। ये काफी कम टैक्स था, जो दिखाता है कि वो अपनी जनता पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते थे। अब हर्ष की एक और बहुत बड़ी खासियत थी, उनकी धार्मिक सहनशीलता, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। वो खुद तो भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन साथ ही उन्होंने चीनी विद्वान हुएनसांग के असर में आकर बौद्ध धर्म को भी पूरा सपोर्ट दिया। उनकी ये उदारता 2 महान सभाओं में सबसे अच्छी तरह दिखती है। प्रयाग में वो हर 5 साल में अपना पूरा शाही खजाना दान कर देते थे, सब कुछ। और कन्नौज में उन्होंने हुएनसांग के सम्मान में एक बहुत बड़ी सभा रखी। ये दिखाता है कि वो कितने खुले विचारों वाले थे।
हर्ष सिर्फ एक योद्धा या शासक ही नहीं थे, वो एक विद्वान भी थे। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को इतना सपोर्ट किया कि वो दुनिया की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक बन गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने खुद संस्कृत में 3 मशहूर नाटक लिखे, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो हर्ष एक महान विजेता थे, एक कुशल शासक थे और कला को पसंद करने वाले इंसान थे। लेकिन इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? उनका असली मकाम क्या है? इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर आज तक डिबेट होती है। क्या हर्षवर्धन को वाकई भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट कहा जा सकता है? देखिए, दोनों तरफ के तर्क काफी मजबूत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से हिंदू शासक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया और उनका साम्राज्य पूरे भारत में भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ कुछ का मानना है कि उनके बाद उत्तर भारत में उस लेवल की एकता फिर कभी देखने को नहीं मिली, इसलिए वो उस दौर के आखिरी महान सम्राट थे। लेकिन इतनी शान शौकत के बावजूद हर्ष का साम्राज्य उनकी मौत के फौरन बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ऐसा क्यों हुआ? सबसे बड़ी वजह थी कि उनका कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं था। साथ ही उनकी अत्यधिक दानवीरता ने शाही खजाने को कमजोर कर दिया था। उनका पूरा सिस्टम सिर्फ उनकी अपनी शख्सियत पर टिका था। तो आखिर में हम हर्षवर्धन को कैसे याद रखें? एक महान यूनिफायर जिसने बिखरे हुए भारत को जोड़ा, या एक ऐसे शासक के तौर पर जिसका बनाया साम्राज्य उसी के साथ खत्म हो गया? उनकी विरासत एक चमकते हुए सितारे जैसी थी, बहुत ज्यादा रोशन, लेकिन शायद हमेशा के लिए टिकने के लिए नहीं बनी थी। और यही सवाल उनकी कहानी को आज भी इतना दिलचस्प बनाता है।